नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 56वें हरियाणा दिवस पर राज्य के लोगों के लिए त्योहारों का तोहफा देते हुए आज कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिससे हरियाणा दिवस कई मायनों में राज्य के लिए, लोगों के लिए यादगार बन गया। कैसे, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। चंडीगढ़ में हरियाणा दिवस पर सरकार के 7 साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सीएम के साथ पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा, तो वहीं सभी जिलों के उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान सीएम ने कहा कि हाल ही में हमारी सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं और अब 56वां हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है। इस बार का हरियाणा दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी 7 साल की यात्रा पूरी हुई, लेकिन आगे की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। सीएम मनोहर लाल जिन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अगले 25 साल के लिए कुछ गोल निर्धारित करने चाहिए और 2047 तक हमारा देश योजना बनाकर आगे चले। हरियाणा दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए वर्ष भर में होता है, जब हम अपने हरियाणा की 55 वर्ष की यात्रा और उसमें भी 7 वर्ष की हमारी यात्रा और फिर आगे के लिए हरियाणा की एक सोच, एक कल्पना। जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के समय हम अपने आज़ादी के 75वां वर्ष ये मना रहे हैं, तो जो 75 वर्ष में किया है, साथ में आने वाले 25 वर्ष इसकी भी रूपरेखा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हमने सस्टेनेबल गोल्स इनकी जो बात की है, तो कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए अगले 25 साल के भी। वो जो सस्टेनेबल गोल जो हैं, इनका डेवलपमेंट गोल्स, इनकी रूपरेखा तो 2030 तक की बनी है, लेकिन उसके भी आगे ये मानो कि 2047 तक हमारा देश, हमारा प्रदेश ये अपनी योजना बना करके आगे चले। वहीं सीएम ने कहा ज्वाइंट पंजाब के दौरान बहुत भेदभाव होता था, इसके बाद हरियाणा अलग हुआ। पहले कहा जाता था हरियाणा कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाएगा, लेकिन आज देश के दूसरे राज्यों की तुलना में हरियाणा बहुत आगे निकल चुका है। कराना चाहूँगा कि जब हरियाणा बना, एक भेदभाव के कारण से, ये जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, ज्वाइंट पंजाब में बहुत भेदभाव होता था। उस समय के कर्णधारों ने अलग प्रदेश की जो मुहिम चलाई, 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना। ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी, लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीज़ों में दुनिया, यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, हमारी पर कैपिटा इनकम जो बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, आज 2,49,000 रुपया ये हमारी पर कैपिटा इनकम आज देश में है, जो और किसी बड़े राज्य की नहीं है। छोटे राज्य गोवा है, दिल्ली है, इनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सिटी स्टेट्स हैं। इसलिए ये उल्लेखनीय बहुत चीजें हमारी हुई हैं। वहीं सीएम ने कहा कि रूट लेवल पर सेवाएं पहुंचाने के लिए हमने काफी काम किया, जिसके तहत आज हम 5,500 गांवों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और बहुत जल्द सभी गांवों को कवर किया जाएगा। कई बार हमने वो विषय बताए हैं, फिर भी हमने, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान हो, हमारी पावर, क्योंकि बहुत समय पर सभी मुख्यमंत्रियों ने हमेशा कहा कि हमारे गांव में 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कभी किसी काल में ये सफलता मिली नहीं। इन 7 सालों में कह सकता हूँ, 2016 में कुरुक्षेत्र में एक गांव से हमने शुरू किया था और आज बड़ी खुशी है, इन 7 सालों में आज हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी भी उसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। 2 दिन पहले भी 100 नए गांव में ये 24 घंटे बिजली की हमने एक नई शुरुआत की और आज
5485 गांव, लगभग 5500 गांव 24 घंटे बिजली जा रही है, जो कुल गांव का 77% बनता है। लगभग 1000 गांव के आसपास बचे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उनको भी हम कवर कर लेंगे। और इसमें 10 जिले तो ऐसे हैं जहाँ एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहाँ 24 घंटे बिजली न जाती हो। बाकी 10 जिलों में कहीं 100, कहीं 50, कहीं 20, कहीं 200, इतने गांव जो बचे हैं उसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। वहीं उन्होंने कहा, महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम किए और पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए सक्षम योजना शुरू की। सीएम ने कहा, जीडीपी 6.24 थी, 7.78 की वृद्धि 2014 के मुकाबले हुई है। इस साल के अंत तक जीडीपी 8% तक पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद है। हमने महिलाओं के विकास पर, महिला थाने, महिलाओं के अपराध के विरुद्ध जो स्टेप्स लिए हैं और इसी प्रकार से जो महिलाओं की संख्या कांस्टेबलरी में इसको ज़्यादा किया है। पढ़े लिखे युवकों को जो बेरोजगार हैं उनके लिए सक्षम योजना ये हमने शुरू की है। जहाँ तक अगर आंकड़े में कुछ आपके ध्यान कराऊं तो इन 7 सालों में कितना आगे बढ़े हैं। जैसे राज्य का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये 3,53,000 करोड़ रुपए था। आज 7 साल के बाद ये 7,64,000 करोड़ रुपया है। यानी जो वृद्धि दर है ये 6.24 थी 2014 में और 21 में 7.78 ये वृद्धि दर है जीडीपी में। अर्थात हम जीडीपी में भले ये 2 वर्ष, 1.5 वर्ष हमारा कोविड का भी निकला हो तो भी हम इसको 8% की अपेक्षा हमारी है कि इस वर्ष का जो वृद्धि दर है ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम 8% तक पहुंचेंगे, ऐसा हमको लगता है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि नहरी पानी से सिंचित जमीन में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले समय में कोई खेत सिंचाई रहित नहीं बचेगा। वही बात उद्योगों की करें तो 2014 में 1660 उद्योग थे और आज 3342 से ज्यादा इनकी संख्या है। नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र जो 7 साल पहले 58,80,000 एकड़ था, अभी वो 60,42,000 अर्थात 1,62,000 एकड़ ये हमारा सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमने माइक्रो इरिगेशन का अभियान इस वर्ष शुरू किया है, जल प्रबंधन के हमारे 2 वर्ष का जो उल्लेख किया था उसमें जल प्रबंधन अच्छे प्रकार से हम कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन होने के बाद हमने कहा कि हर खेत को पानी मिलेगा, चाहे वो नहरी पानी मिले माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी हो। ट्यूबवेल के पानी को हमने थोड़ा कंट्रोल इसलिए किया है कि डार्क जोन एरिया बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए प्राथमिकता हमारी नहर के पानी को या पानी स्टोरेज करके, जो बरसात का पानी है उसको स्टोरेज करके और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से कोई खेत ऐसा बचना नहीं चाहिए जो सिंचाई रहित हो। पूरे जमीन पर यानी 80 लाख एकड़ हमारी जमीन है, पूरे का पूरा ये सिंचित क्षेत्र के अंदर आए। जहाँ तक उद्योग की बात है, जो बड़े मध्यम स्तर के और छोटे उद्योग सब अगर मिला लें हम तो 1660, छोटे नहीं है बड़े और मध्यम, ये 1660 उद्योग थे 2014-15 में। और हमने इन्वेस्टमेंट समिट किया, विदेशी इन्वेस्टमेंट भी बहुत आई, आज उनकी संख्या 3,542 है। वहीं सीएम ने शिक्षा को लेकर बताया कि हरियाणा में 2014 के दौरान 105 महाविद्यालय 2014 में थे और आज 172। 67 महाविद्यालय हमने नए खोले। विश्वविद्यालय की संख्या 43 थी, आज 56 है, जबकि 2014 तक मेडिकल कॉलेज 7 थे जो आज 13 हैं। और हमारा लक्ष्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का है। 2500 एमबीबीएस सीट प्रदेश में उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है। जहाँ तक एजुकेशन है, हायर एजुकेशन महाविद्यालय 14 में 105 थे, आज 172 हैं, अर्थात 67 नए कॉलेज हमने खोले हैं, जिसमें अधिकांश महिला कॉलेज हैं। कहीं बीएड कोएड भी खोले हैं, कहीं महिला कॉलेज भी हैं। इस प्रकार के 67 नए कॉलेज इन 5-7 सालों में खुले हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या भी पहले 43 थी सरकारी प्राइवेट मिला करके, आज ये 56 है, अर्थात 13 नई यूनिवर्सिटीज ये इन 7 सालों में और नई बनी हैं। मेडिकल कॉलेजेस 7 थे, अब 13 हैं। उन 7 मेडिकल कॉलेज में 2014 का जो एमबीबीएस का एडमिशन था वो मात्र 700 था, अब बढ़कर के 1685 हो गया है। और आने वाले वर्षों में हमने जो कहा हुआ कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा,
तो उसके अंतर्गत जितने नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हमारा टारगेट 2500 यानी एमबीबीएस के छात्र, ये एडमिशन हमारा टारगेट है, जिसमें से मानते हैं कि हर वर्ष प्रदेश में 2000 नए डॉक्टर्स हम अपने बेड़े में यहाँ जोड़ सकें। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकतंत्र को मजबूत किया गया। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% भागीदारी दी गई। पढ़ी लिखी पंचायतें हमने दी हैं। सीएम ने कहा कि हमने राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया, हालांकि इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ी है। हमने लोकतंत्र को बड़ा मजबूत किया। इन 7 सालों के अंदर जैसे पंचायती राज, इसको अधिक शक्तियां प्रदान की जाए, तो इसके अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई और एक तालमेल, एक समन्वय बैठा रहे, और उसमें पंचायतों को, पढ़ी लिखी पंचायतों को बनाने का एक जो हमने अभियान शुरू किया था, हमको सफलता मिली। बहुत उसमें संघर्ष करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट तक जा करके हमने इस विषय को ले जाकर और अपने यहाँ लागू कराया, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा भी निर्णय दिया था कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो शुड फॉलो दिस कंसेप्ट। इसी प्रकार महिलाओं को प्रतिनिधित्व के नाते से इस बार हमने 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है। पहले 33% का आरक्षण था, लेकिन चुनाव में 42-43% तक महिलाएं पहुंची हैं, लेकिन अब उसको 42 से भी 50% का सुनिश्चित प्रतिनिधित्व। ये मैं बार बार कहता हूं कि आरक्षण नहीं है 50% पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से और हमने इसका एक प्रावधान किया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं और हमने भी कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए। धान की खरीद बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। हमने बाजरे के किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पैसे दिए। के तीनों कानून किसान के हित में है, कृषि के बढ़ोतरी के लिए हैं। तो भी हमने यहाँ जो किया है, एक नया प्रयोग किया कि हर एक खेत की रजिस्ट्रेशन हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से, ताकि किसानों को कोई कठिनाई ना हो, ना प्रोक्योरमेंट में हो और न ही उनको जो कल को खराबा होता है, कंपनसेशन मिलता है, उसके अंदर कोई झगड़ा पड़े, ना बैंक के साथ हो ना कंपनी के साथ हो। एक सुविधाजनक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा वो कुछ नहीं है। स्मूथ इस बार हमारी प्रोक्योरमेंट धान की जो है चल रही है। और जहाँ तक बाजरे का विषय है, बाजरे के विषय में इस बार चूंकि बरसात के कारण से खराब बड़ी मात्रा में बाजरा हुआ है, तो जो ऐसे किसान थे जिनके बाजरे की खराबी बहुत हो गई थी, उनको लगता था कि भाई हमारा नुकसान ज़्यादा होगा कि वो सरकार खरीदेगी नहीं। जो हमने 600 रुपया भावांतर भरपाई योजना लागू की है, तो 1600 को तो 2250 मिल गए, लेकिन जिनका खराब था उनको वही 1200 मिलते, 1300 मिलते, 1100 मिलते, इससे आगे कुछ मिलने वाला नहीं था। हमने उनको भी 600 रुपया दिया है, तो उनको भी लगता है कि एक बहुत बड़ा लाभ उनको हो गया कि हमारा बाजरा भी चाहे खराब हुआ तो भी उनको 1800-1900 रुपया उसका मिल गया, खराब बाजरे का भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले 7 वर्षों में पानी प्रबंधन के लिए भी चर्चा है, जिसके तहत SYL के पानी को लेकर प्रयास किए गए। हमने कोर्ट में इसकी पैरवी करी और सर्वोच्च अदालत ने माना कि हरियाणा का पानी पर अधिकार है। अब बस सर्वोच्च न्यायालय को अवार्ड सुनाना है, क्योंकि एक अदालत में विचाराधीन मामला है, इसीलिए इस पर हरियाणा और पंजाब में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वे प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में रजिस्ट्रियां जो तहसीलदार और सब तहसीलदार की पावर थी, अब एसडीएम और सीटीएम को दे दी गई है। एसडीएम और सीटीएम के कार्यालय में रजिस्ट्री होगी। इसके साथ ही सीएम ने बताया है कि प्रदेश में अब रोजगार कौशल निगम के माध्यम से सभी आउटसोर्सिंग नौकरियां दी जाएंगी और इसे आज से ही लागू कर दिया गया है। आज से क्रांतिकारी कदम यह है कि तहसीलदार जो सब रजिस्ट्रार होता है या क्या उसको बोलते हैं, एडिशनल सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, तो सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, इनकी पावर्स आज से एसडीएम्स और सीटीएम्स इनको भी दे रहे हैं। तहसीलदार के ऑफिस में आपको कठिनाई आ रही है तो आप एसडीएम ऑफिस चले जाओ, वहां रजिस्ट्री करा लो। कठिनाई आ रही है सीटीएम ऑफिस में चले जाओ। तो एक प्रकार से अभी जो तहसील और सब तहसील कितनी थी हमारी, 95 के आसपास, और सब डिवीजन है हमारे 80 के आसपास हुआ है, 70 वो होंगे, और 22 सीटीएम्स हैं। तो 92 और ऑफिस आज से ये रजिस्ट्रियों के लिए और हमने खोल दिए हैं। उनको भी वो जो पावर्स हैं तहसीलदार वाली यानी सब रजिस्ट्रार वाली, वो उनको दे दी हैं। आप रजिस्ट्री, हाँ
प्रॉपर्टी जो है उस जिले की ही होनी चाहिए। जिले के अंदर आप इसमें किसी भी ऑफिस में आकर रजिस्टर करा सकते हैं, तहसीलदार, सब तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिसको कहते हैं, या एसडीएम या फिर सीटीएम, किसी भी ऑफिस में जिले की प्रॉपर्टी कहीं जाके करा सकते हैं, ताकि जितनी भी ये समस्याएं आती हैं वो समस्याएं नहीं आए। अभी तक बहुत शिकायतें हमको ठेकेदारों के माध्यम से लगने वाले लोगों को मिलती थी, खास करके जो ग्रुप डी की नौकरी, आयुष्मान, ये जो आउटसोर्सिंग की नौकरी, इसके अंदर हमने अब क्या किया कि अपना ही एक हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार पोर्टल, कौशल रोजगार निगम ये बनाया गया है। तो इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब ये सारी आउटसोर्सिंग की नौकरियां या जो ठेकेदारों के माध्यम से जो लोग लिए जाते थे, अब एक सिस्टम से हम अपने आप करेंगे। उनका एक तालमेल बैठाएंगे कि आवश्यकता कहाँ है, किस विभाग में है, किस क्वालिफिकेशन की लोगों की ज़रूरत है, और जो उपलब्धि है वो कहाँ कहाँ से मिलेगी, उन दोनों की मैचिंग करा करके और इसका एक सिस्टम तैयार कर दिया है, वो भी आज से लागू हो गया है। सीएम मनोहर लाल ने कैदियों के लिए घोषणा करते हुए कहा है कि 1 नवंबर से अगर किसी कैदी की बकाया सजा 6 महीने से कम है, उनकी बाकी बची हुई सजा माफ कर दी जाएगी। ये छूट बड़े अपराधियों और जघन्य अपराध वाले कैदियों के लिए नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में डीसी रेट के भी पैरामीटर बना दिए हैं और अब इसे डीसी रेट नहीं, इसे निगम रेट कहा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए गुरुग्राम में पहला थाना खोला है। अब हर पुलिस रेंज में एक साइबर थाना खोला जाएगा। अगले साल हर जिले में एक साइबर थाना खोला जाएगा। आता है जो कैदी हैं हमारे, सामान्यतः अभी तक 15 अगस्त 26 जनवरी को हम उनको कुछ दिनों की छूट देते हैं कैदी की। इस बार से हमने ये शुरू किया है कि जिनकी सजा हीनियस क्राइम को छोड़कर बाकी जनरल क्राइम जो रहते हैं, उनके कैदियों की सजा अगर बकाया 6 महीने से कम है, सबको नहीं दे रहे छूट, केवल 6 महीने से कम शेष बकाया किसी की सजा है, चाहे वो जेल के अंदर है और चाहे पैरोल पर आया हुआ है, उन सबको आज सारी बाकी बची हुई सजा माफ। और लगभग 250 के आसपास ही ऐसे कैदी हैं जिनकी सजा 6 महीने से कम बची है। यानी वैसे तो अप्रैल 2022 से पहले कभी भी वो छूट सकते थे, लेकिन आज 1 नवंबर को उनको किसी की 3 महीने, किसी की 4 महीने, किसी की 2 महीने जो बाकी बची है वो कल से प्रक्रिया होकर के और उनको छोड़ना शुरू कर देंगे। एक ये नई घोषणा ऐसे सजा के लिए, लेकिन इसमें हीनियस क्राइम को कवर नहीं करेंगे, खास करके जैसे बाल अपहरण, हत्या, बलात्कार, पॉस्को एक्ट, डकैती, फिरौती, एसिड अटैक, मानव तस्करी आदि जो ऐसे क्राइम हैं, ऐसे अपराधियों के ऊपर ये लागू नहीं होगा। जो डीसी रेट के बारे में हम हमेशा कहते थे कि ये डीसी रेट है, उस डीसी रेट का भी एक पैरामीटर बना दिए गए हैं और उस पैरामीटर में 3 ग्रुप उसके बनाए गए हैं। जिलों को 3 ग्रुपों में बांट दिया गया है। श्रेणी ए है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। ये थोड़ा सा महंगे शहर ऐसे कहे जा सकते हैं, वहाँ के लोकल जो सिस्टम है वहाँ को। बी जो मध्यम श्रेणी के हैं, इसमें ज़्यादा जिले रखे हैं, पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद। और सी में जो कंपैरेटिवली थोड़ा पीछे हैं, जिसमें महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नू और चरखी दादरी, ये 5 जिले हैं। तो इनमें वहाँ की महंगाई दर के हिसाब से अंतर रखा गया है। उस अंतर में जहाँ महंगाई ज़्यादा है वहाँ थोड़ा राशि ज़्यादा मिलेगी, जहाँ महंगाई कम है वहाँ थोड़ा कम मिलेगी। ज़्यादातर जिले मध्यम दर्जे के रखे हैं। तो 3 प्रकार के रेट तय कर दिए हैं। अभी तक ये रेट सब डीसी रेट कहलाते थे और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जैसा जिसने देखा वैसा ही अपना टीका लगाता चला गया और बहुत बड़ा गैप सब जिलों के अंदर आया हुआ था। ये मजदूर संगठन जो हमारे हैं उनकी बहुत पुरानी डिमांड थी कि इसका कोई रैशनलाइजेशन करना चाहिए। अब रैशनलाइजेशन कर दिया है। आगे से ये रेट डीसी रेट नहीं कहलाएंगे, ये निगम रेट कहलाएंगे, क्योंकि ये जो कौशल रोजगार निगम है उन्होंने इसको तय किया है। तो ऐसे साइबर क्राइम, इंटरनेट की जो बढ़ रही स्पीड है उसमें बहुत तेज़ी से इसके अंदर वृद्धि हुई है। सबसे पहले हमने गुरुग्राम में एक साइबर थाना खोला था, लेकिन अब वो जो साइबर थानों की संख्या बढ़ा करके हमने गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद, पंचकुला, ये जो कमिश्नर हैं
और ऐसे ही 5 पुलिस रेंज, उनके अंदर भी ये खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हर एक थाने में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक साइबर हेल्प डेस्क ये खोला जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे अगले वर्ष में हर जिले में एक साइबर थाना, इसके खोलने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, ताकि जो साइबर से होने वाले अपराध, इनको हर जिले में वहाँ एक टीम टोली हो, ताकि उनकी, हालांकि इसमें फिजिकल मूवमेंट का इन्वेस्टिगेशन बड़ा कम होता है, ये सारा साइबर से ही होता है, फिर भी कहीं कहीं कुछ चीज़ों की रिकवरी करनी, सीन जो साइट सीन होता है उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें काम आती हैं। तो हर जिले में एक साइबर थाना होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि परिवार पहचान पत्र का वेरिफिकेशन लगभग पूरा हो चुका है। 456 से ज्यादा सेवाएं परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे जितने भी क्लास 1 के अधिकारी हैं सभी को एक गांव संरक्षक के रूप में दिया जाएगा। परिवार पहचान पत्र जैसे हमने देखा है, एक ऐसी स्टेज पर अब हम आ गए हैं कि इसकी जितनी वेरिफिकेशन आदि के काम हैं प्राय वो पूरे हो गए हैं। सेल्फ डिक्लेयर्ड जो डाटा है उसको वेरीफाई किया जाता है, और वेरीफाई करके और लोकल टीम्स के माध्यम से कर रहे हैं। अलग अलग विभाग जो योजनाएं अपनी पहले से देते हैं, लेकिन वो सब योजनाएं या तो एप्लीकेशन पेपर के माध्यम से या अफसरों के माध्यम से, उसमें बड़ा लंबा समय लगता है। हमने अब इस सारे सिस्टम को जो सर्विसेज देने का काम है, 456 सेवाएं हैं, अभी 456 कर रहे हैं। कुल सेवाएं तो हैं 611। अभी हमने पीपीपी के साथ 456 सेवाएं ये सब विभागों की इसमें जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के बाद कोई भी अब सेवा आज से अब परिवार पहचान पत्र के साथ ही मिलेगी। परिवार पहचान पत्र जैसे ही एंटर करेंगे तो उसकी जितने भी प्री इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके अंदर पॉपुलेट हो जाएगी। और उसमें कई प्रकार के जो प्रमाण पत्र पहले देने पड़ते हैं, किसी को जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है, किसी को आयु प्रमाण पत्र देना पड़ता है, किसी को रेजिडेंस का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और हर वर्ष इनकम का जो सर्टिफिकेट है, तो इनकम वेरिफिकेशन के बाद 1 साल की इनकम वेरिफिकेशन तो उसी में से मिलेगी। अगले साल फिर उसको वेरीफाई करने के बाद एक डायनेमिक कार्यक्रम बनाया है। तो जो जितना पेपर वर्क है उसको सबको ख़त्म कर दिया। सारी सेवा आप अपने नियरेस्ट जो सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र, कुछ सेवाएं CSCs के साथ भी जोड़ी हैं, वहाँ जाएं, अपना नाम भरें, सेवा का नाम बताएं, फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल्डअप होगा। और जो फॉर्मेलिटी, कम से कम फॉर्मेलिटी, यानी ये कहें कि जिस काम को पहले फार्म भरने में 15 मिनट 20 मिनट लगते थे, अब 2 या 3 मिनट में वो सारा काम हो जाएगा। हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों का एक सिस्टम अपना, पंचायतें होती हैं, BDPO है, ग्राम सचिव है, ये सब तो होता ही है। लेकिन बहुत बार ऐसा विषय आता है कि यहाँ हमने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई, लेकिन नीचे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई उनको आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई आए या इम्प्लीमेंटेशन में कोई और विषय आता है। तो एक बहुत नया यूनिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं कि हमारे जितने भी क्लास 1 के अधिकारी हैं हरियाणा के, 7,000 से ऊपर हमारे अधिकारी हैं क्लास 1 के, 6,227 पंचायतें हैं। तो हमने तय किया कि एक क्लास 1 अधिकारी को एक गांव संरक्षक की भूमिका में, और ये उनको दिया जाए। हर गांव में एक अधिकारी उसका संरक्षक बन करके, ताकि कहीं भी कोई सरकारी योजना उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो उनको गाइड करके उनका लाभ सबको पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के अपने विजन को आगे बढ़ाते हुए इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठेकेदार होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के काम जहां चलते हैं, खास करके PHED पब्लिक हेल्थ के, इरिगेशन के, PWD के, ULB के, जहां ये काम सारे ठेके लेकर के करते हैं। इनकी बहुत शिकायतें होती हैं और तरह तरह के हैंडलिंग जो होती रहती है, अपने को पता है। इसको दूर करने के लिए इनका भी एक सारा सिस्टम, एक पोर्टल बना करके ऑनलाइन कर दिया है। वो भी अगले कुछ दिन में लागू हो जाएगा। आज उसकी प्रेजेंटेशन मैंने देखी है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें टेक्निकल 1-2 सुझाव जो आए उसको ठीक करते ही 5-7-10 दिन में इसको हम लागू करेंगे। उसका आप लोगों को दोबारा से बता दिया जाएगा, लेकिन उसका तैयार कर दिया हमने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जिसमें चारों डिपार्टमेंट के ऊपर जो भी निविदाओं में भाग लेने वाले, यानी जो टेंडर में भाग लेने वाले जो लोग हैं, वो पहले अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। रजिस्ट्रेशन का तो बल्कि 3 महीने पहले हमने ये पोर्टल खोल दिया था,
लगभग 4600 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है, 1200 ने कंप्लीट कर ली है और अगले टेंडर जो है उन्हीं के माध्यम से वो भरेंगे। अब टेंडर को ऑनलाइन भरना, पेपरलेस, बिल्कुल इसके काम सारा पारदर्शी हो जाएगा, फेसलेस हो जाएगा, किसी को आकर के भरना नहीं है, ऑनलाइन भरेंगे। तो हरियाणा दिवस के मौके पर किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बाकायदा उन्हें सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह से ये सरकार पिछले 7 साल से लगातार निरंतर काम कर रही है, जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी सरकार फेसलेस, पेपरलेस और इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है और आगे भी यही हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से हम सरकार चलाते रहें। बार बार वो कहते हैं, बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया और इससे पहले भी सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से ये सरकार चल रही है, इसी तरीके से सरकार आगे भी चलती रहेगी और नौकरियों में जो पहले पर्ची और खर्ची का खेल चलता था अब वो नहीं है। मेरिट के आधार पर प्रदेश में लोगों को नौकरियां मिलती हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।